हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हिस्ट्री को लेके काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के द्वारा नई अपनी किताबें पब्लिश की गई है। स्टैंडर्ड 6th की, स्टैंडर्ड 7th की, स्टैंडर्ड 8th की। सोशल साइंसेस को लेके टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारा अपडेट हुआ है। अब देखिए, ये किताबें सोशल साइंस को लेके है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी, इसमें सिविक्स का भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दिया जा रहा है। बट एक विषय बहुत चर्चा में है इसके अंदर, वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री को लेके इंटरेस्टिंगली 2 आर्टिकल्स न्यूज़ में पब्लिश हुए हैं। अभी 8वीं की जो किताब है मेरे पास नहीं आई है, पर 6ठी 7वीं की आ गई है और इसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे आगे जाके कि ये किताबें कितनी रेलेवेंट है विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खास करके एनसीईआरटी के, मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर यूपीएससी के अंदर भी इसमें से सवाल बन सकते हैं क्योंकि हमें तो ग्रेटर पिक्चर देखना है। 2 आर्टिकल्स थे। एक पहला आर्टिकल है क्लास 8 की एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में है, जिसमें ब्रूटालिटी ऑफ मुगल्स की बात की गई और जिसमें यह भी कहा गया है कि वी शुड नॉट ब्लेम देम सर, ठीक है ना, कि या आज के तारीख के अंदर जो मुगलों के द्वारा जो कार्य किए गए उसमें आज के व्यक्तियों का कोई लेना देना नहीं, इस तरह का डिस्क्लेमर दिया है। एक और आर्टिकल आपको यहां पे देखने को मिलता है टीपू सुल्तान के कंटेक्स्ट में, राइट, ओके। और क्या कहा गया है कि क्लास 8 की बुक है जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में टॉपिक पहले आता था। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो ये किताब थी अवर पास्ट 3 स्टैंडर्ड 8 की किताब हुआ करती थी। उसमें टीपू सुल्तान का एक स्पेसिफिक चैप्टर, मतलब उसमें कवरेज था, कॉर्नवालिस कैसे डिफीट करता है। इस बार कह दिया गया है कि ये स्किप कर दिया गया है। अब देखिए, हमारे लिए बहुत सारे टॉपिक्स यहां से निकल के आते रहते हैं, राइट, ओके। तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन हम लोग के लिए आता रहता है वो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंसी क्या है सर, ठीक है ना। व्हाट इज द रेलेवेंसी विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि हमको तो ये देखना है कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा आर्टिकल के ऊपर जो डिबेट है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि भाई व्हाट इज द डिबेट रिगार्डिंग द आर्टिकल अराउंड, कि भाई ये सही लिखा है, गलत लिखा है। इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, ओके। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फैक्ट्स को लेके, है ना, कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीजें एक्सक्लूड करते हैं। तो एनसीईआरटी के केस में क्या हुआ, पहला आर्टिकल देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ब्रूटलिटी ऑफ मुगल्स। बाय द वे, हम आर्टिकल में आगे बढ़े उसके पहले अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अभी 22,999 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, हमारा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। तो आप इसका जरूर से लाभ उठाइए। यू कैन टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, एडवांटेज आउट ऑफ इट। अभी आज की तारीख के अंदर 22,999 के अंदर है। अगर आप ये कोड यूज करोगे PN लाइव, ये आपका जीएस की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल जाएगी, जिसमें जीएस सीसेट ऑप्शनल की अलग है, पर ऑप्शनल के लिए आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एट 30,999। और खास करके ये है कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं 22 जुलाई से, तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। ये जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड है। और अगर आप खाली जीएस सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी। इसमें हमारी नई बैचेस भी आपको कवर मिल जाएगी, जैसे हमारी प्रारंभ बैच है, आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश के लिए, यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप ये नंबर को भी कॉल कर सकते हो, 8585858585। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी टीम है जो आपको रीच आउट कर देगी, जरूर से इसका लाभ उठाइए। बाकी अगर आप यूपीएससी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको डेडिकेटेड मेंटर मिल जाएंगे। मेंटर के साथ साथ आपको मिलेगी अनअकैडमी के द्वारा नोट्स 3.0। जी हाँ, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा रिटन बुक्स, जैसे इकोनॉमी की मृणाल सर की, ज्योग्राफी की सुदर्शन सर की, साथों की साथों आप देखोगे तो अनअकैडमी की खुद की कंटेंट टीम अपनी नोट्स जो अपलोड कर रही है वो भी आपको मिलेगी, और बेस्ट रेफरेंस बुक्स भी आपको अवेलेबल कराई जा रही है। तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हो। ये फिजिकल फॉर्मेट में आपको दी जाएगी, बट ओनली इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो अभी है 31,999, तो आप इसका भी जरूर से लाभ उठाइए। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएस और ऑप्शनल, अगर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री चूज किया है या कोई और ऑप्शनल भी चूज किया है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं हमारे आर्टिकल्स के ऊपर कि इसमें क्या बोला गया है। अब देखिए, बोलने के लिए या कहने के लिए मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल के अंदर क्या क्या बातें की गई है पहले अपन पढ़ लेते हैं सर, ठीक है। डिस्क्राइबिंग बाबर एज ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्करर slaughtering populations, है ना। Akbar's reign was seen as a blend of brutality and tolerance। बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द लिखे गए हैं। अकबर के केस में क्या लिखा गया है, ब्रूटालिटी एंड टॉलरेंस, ठीक है ना। अपन यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि कितनी हद तक अकबर की पॉलिसी के कंटेक्स्ट में इसको मिक्सचर के रूप में लिखा गया। अब देखिए, कोई भी राजा होता है उसमें आपको दोनों साइड देखने को मिलेगी सर, ठीक है।
अशोक के केस में भी यही चीज आपको मिलती है कि अशोक ने जब कलिंग के ऊपर युद्ध किया तो बड़ा ब्रूटल रहा था, राइट, 1.5 लाख लोग मर गए। और उसके बाद आप देखोगे तो अशोक के केस में आपको यह भी पता चलता है कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया, तो यहां पे भी यही चीज हाईलाइट किया है, राइट, ओके। उसके सिवाय औरंगजेब हु डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास, द एनसीईआरटी's new class at social science textbooks which introduces the students to the Delhi Sultanate and the Mughals in many instances of religious intolerance during the period, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा आर्टिकल कह रहा है, मैं आर्टिकल को और जूम इन कर देता हूं सो दैट आप इसको अच्छी तरह से पढ़ पाए सर, ठीक है। अब आर्टिकल क्या कहता है देखिए, द एनसीईआरटी सेज द रैशनल फॉर इंक्लूडिंग देम हैज एक्सप्लेन्ड इन अ टॉपिक कॉल्ड एज नोट ऑन सम डार्कर पीरियड्स इन हिस्ट्री। अब देखिए भारतीय इतिहास को लेके आपको एक इंटरेस्टिंग थीम लाइन बता देता हूं सर, ठीक है। व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम लोग जब भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, आप हमारे क्लासेस के अंदर भी आइएगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक डिबेट बहुत चलती है, और ये डिबेट जो है इसी को ही हम लोग डार्क एज की डिबेट के रूप में कहते हैं। अब डार्क एज का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं ना, फॉरेन ऑथर्स यानी कि जो वेस्टर्न हिस्टोग्राफर्स हुआ करते थे सर, ठीक है, इनिशियली जिन्होंने कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखने की कोशिश की है, इन सबों ने इतिहास के अंदर भारत में कुछ ऐसे मतलब है ना, एक वर्ग है जिसको इन्होंने डार्क के रूप में आइडेंटिफाई किया है। जैसे गुप्ता पीरियड के बाद वाले पीरियड को कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फ्यूडलिज्म का दौर था, डार्क एज था, फिर सल्तनत आया और सल्तनत के आने के बाद घी दूध की दरिया बह गई, या अशोक की जैसे डिक्लाइन हो गई और मौर्यन एम्पायर टूट गया तो फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड आया समवेयर फ्रॉम 200 BC टू 300 CE। इसको भी कुछ लोगों ने भारतीय इतिहास में ये कहा है कि भाई ये तो डार्क एज का एक पीरियड था, कोई डेवलपमेंट नहीं रहता है सर, ठीक है। तो डार्क एज की एक डिबेट है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब नॉर्मली ये डिबेट में कभी भी मिडिवल एरा में, खास करके दिल्ली सल्तनत हो या मुगल हो, उसको नहीं कंसीडर किया गया है। बट अब मैंने बताया आपको कि हिस्ट्री अब जो भी लिखी जा रही है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही है, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही है। ऑब्वियस है कि यहाँ के जो ऑथर्स है वो उसको एक तरह से देखते हैं कि भाई देखो ये कुछ घटनाएं बनी थी, ये कितनी हद तक उचित है, इसके लिए शायद तक इन्होंने इंक्लूड किया है। वन ऑफ द चैप्टर्स इंक्लूड्स कॉशनरी नोट दैट नो वन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टुडे फॉर द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से हम यही चीज सीखते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के लिए एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं कि भाई देखो आपने रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स पेश की है, और आपने ये भी लिखा है कि भाई अकबर के द्वारा या बाबर के द्वारा कोई भी प्रकार का कार्य किया गया हो इतिहास के अंदर, राइट और रॉन्ग सर, ओके। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आज के लिए कोई और उसका रिश्तेदार है या कोई उसकी लेगेसी से कोई चलता आ रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे सर, ठीक है। इतिहास से तो यही चीज हमें सीखनी है, और एनसीईआरटी अगर ये पुट कर रही है एक्सप्लिसिटली, अभी ये पूरी की पूरी बुक आएगी, इसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन भी करेंगे, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि भाई देखो एनसीईआरटी रैशनल पॉइंट ऑफ से बता रही है कि भाई देखो तब का राजा है, तब के राजा के द्वारा कुछ कुछ गलतियां की गई थी, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राइट। इट माइट बी फ्रॉम सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी शुड नॉट बी रिपीटेड। हम कभी कभी कहते हैं ना कि यूपीएससी ने आपको यह भी पूछा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास बहुत बार अपने आप को रिपीट करता है। शायद तक इसी कंटेक्स्ट में यह हाईलाइट करवाने की कोशिश की गई है कि हमें उसको नहीं कंसीडर करना चाहिए, राइट, ओके। आर्टिकल और क्या कहता है देखिए, Part 1 of the Social Sciences book, Class 8, Exploring Society, India and Beyond, was released this week for the ongoing academic session of the new NCERT books. This is the first to introduce the students to Delhi Sultanate and Mughals. अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड सर, ठीक है ना, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब ये स्टैंडर्ड 6th की किताब है और स्टैंडर्ड 7th की किताब है। इसमें ज्यादातर एंशिएंट इंडिया की बात की गई है, वैदिक एज की बात की गई है, या आप देखने की कोशिश करोगे हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है, गुप्ता एज की बात की गई है, खास करके स्टैंडर्ड 7th में। पर स्टैंडर्ड 8th के बच्चों को खास करके दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पढ़ाया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप पुरानी एनसीईआरटीज देखोगे, खास करके ओल्ड एनसीईआरटीज, उसमें स्टैंडर्ड 7th से ही दिल्ली सल्तनत की थोड़ी शुरुआत हो जाती थी। तो अगर आप अवर पास्ट 2 करके किताब आती थी, स्टैंडर्ड 7th की ही न्यू एनसीईआरटी हुआ करती थी, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, जैसे ये ताजमहल वाला है, ये अकबर का और उन सब का चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, इन्होंने 8वें पे डाल दिया है, पर थोड़ा चेंज किया है। अब चेंज क्या किया है, कंपैरेटिव चेंज है। पहले आर्टिकल देखते हैं, फिर मैं आपके इसके ऊपर और भी चर्चा करते हैं सर, ठीक है। ऑल्दो दिस पीरियड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास 7th, मैंने बताया ना ये अवर पास्ट 2 के अंदर ही पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। The NCERT says that the period of Indian history that will cover Delhi Sultanate, Mughals and the Marathas, okay,
विल नाउ ओनली बी डेल्ट इन क्लास 8, मतलब अब कहा जा रहा है कि खाली 8वीं के अंदर ही हम लोग पढ़ाएंगे, 7वीं के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। देखो हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से उसकी कोई वो नहीं है, हमको तो कितना पढ़ना है, नई फैक्ट्स आ रही है, कुछ नया डेटा आ रहा है, तो जरूर से इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, राइट। ओके, इन द न्यू बुक द चैप्टर कवरिंग द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 13 टू 17 सेंचुरी, एक टॉपिक दिया गया है रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप स्पैन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द रेजिस्टेंस टू इट। ओके ना, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म रेजिस्टेंस अराउंड? ओके, तो दिल्ली के सुल्तानों ने जब अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया, जब दबदबा बनाना शुरू किया, तो भारत के बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जिन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि भाई हम नहीं स्वीकारेंगे। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये चीज डाली गई है। द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर वाज ऑलरेडी गिवन इन स्टैंडर्ड 12th, इस बार स्टैंडर्ड 8th में ही लेके आए हैं। मतलब यूपीएससी वांट्स, सॉरी एनसीईआरटी वांट्स की मोर एंड मोर नंबर ऑफ जो यूथ स्टूडेंट्स है 8वीं 9वीं कक्षा से ही ये चीजें समझना शुरू करें। मुगल्स एंड द रेजिस्टेंस टू देम इन द राइज ऑफ द सिख। ओके, आगे है, इट डिस्क्राइब द सल्तनत पीरियड एज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री कैंपेन्स that saw villages, cities being plundered and temples and seats of learning destroyed। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के कंटेक्स्ट में है, पर आप इसको ये देखिए कि दिल्ली सल्तनत में इंस्टेबिलिटी थी। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, राइट। ओके, कॉलोनियल व्यू के कंटेक्स्ट में जैसे दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में ऐसा कहते हैं, खास करके दिल्ली का जो सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो कौन सा था? वो टाइम पीरियड था आपका 1206 से लेके 1526 तक का, राइट। अब इस दौर में अब नई एनसीईआरटी कह रही है कि दिस पीरियड सॉ द मार्क ऑफ इंस्टेबिलिटी। ऐसे देखा जाए तो इंस्टेबिलिटी भी थी, कॉलोनियल हिस्टोरियंस इसको नॉर्मली डिनाई करते थे। इनका ये मानना था कि भाई मिडिवल इंडिया में जैसे दिल्ली के सुल्तान पावर के ऊपर आए तो उससे स्टेबिलिटी बननी शुरू हो गई, राइट। स्टेबिलिटी कैसे? इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी, इक्ता सिस्टम डेवलप किया, इन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत को एटलीस्ट इन्फेक्टेड एंड सेफगार्ड किया। खुद ये भी बाहर से आए थे, ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस मानते थे। पर अब एनसीईआरटी ये कह रही है कि भाई नो, it was marked by instability and military campaigns that saw villages and cities being plundered and destroyed। अब ये सही है, ये सही है। एक तरह से देखिए दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा जब भारत में इन्वेजन किया गया तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर टेम्पल्स को, सिटीज को, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किए हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में ये चीज बोली गई है, राइट। ओके, द सेक्शंस ऑफ द सल्तनत एंड द मुगल्स कंटेन मल्टीपल रेफरेंसेस टू अटैक ऑन टेम्पल्स, द ब्रुटलिटी ऑफ सम ऑफ रूलर्स, नन ऑफ विच आर मेंशन्ड इन द ओल्ड क्लास 7 एनसीईआरटी अवर पास 2, है ना। तो ये किताब में मेंशन नहीं था, अब ये जो नई आई है उसके अंदर मेंशन किया गया है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और क्या क्या चीजें इसमें लिखा है अब देख लेते हैं। देयर आर सम इंस्टेंसेस, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा गया, मलिक कफूर जब अटैक करता है साउथ इंडिया के ऊपर, आप सबको पता ही होगा कि मलिक कफूर वाज सेंट बाय अलाउद्दीन खिलजी, राइट। ओके, और मलिक कफूर को गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था करीबन 1299 पे जब उसने गुजरात पर कैंपेन किया था। और मलिक कफूर जब अलाउद्दीन खिलजी का जनरल बन के आया तो उसको कहा गया कि तुम नीचे जाओ सर, ठीक है। तो 1305 से लेके 1311 तक, है ना, फ्रॉम 1305 टू 1311 मलिक कफूर ने पूरा कैंपेन किया था। ये कैंपेन आप देखोगे दक्खन में पहले देवगिर के ऊपर किया गया, देवगिर के बाद काकटियास के ऊपर किया गया, फिर होयसाल, और वहां से रामेश्वरम तक हमको मिल जाता है जहां पंड्यास को भी उन्होंने डिफीट किया था, राइट। तो उस दौर में डेसिक्रेशन हुआ था, ऑब्वियस है सर, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने हाईलाइट किया है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फैक्ट के कंटेक्स्ट में, राइट। दिल्ली सल्तनत पीरियड सॉ न्यूमरस अटैक ऑन रिवर्ड इमेजेस ऑन बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदू टेम्पल्स एंड सच डेसिक्रेशन डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो बाय आइकोनोक्लाज्म सर, ठीक है। अब देखिए कि सल्तनत के कार्यकाल से ही, जब से ही आप सल्तनत की एंट्री आप देखिए सर, है ना, कि सल्तनत की एंट्री कब हुई? जब घोरी भारत में आया था, राइट और रॉन्ग सर। और मोहम्मद घोरी जब आया 1192 के बाद, उसने आके तरेन की लड़ाई की, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, और वहां से ही उसके जनरल्स, जो भी बड़े बड़े सेनापति आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा अटैक्स किए गए। बख्तियार खिलजी ने आके नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर उसके बाद मल्टीपल टेम्पल्स, जैसे गजनी ने भी अटैक किए थे 1000 के बाद। अब आप रियलिटी इसको इस तरह से देखिए कि एनसीईआरटी ये कह रही है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव वाज दिस लूटिंग was not only plunder but iconoclasm। iconoclasm का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो हमें यह पता चलता है कि जब घोरी हो या उसके पहले गजनी हो, गजनी ने भी जब भारत में अटैक किया और सोमनाथ का टेंपल तोड़ा, तो अपने आप को कहता है कि मैं बूट शिकन हूं।
वुड शिकन का मतलब है कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल्स, ठीक है। सो इज चैंपियनिंग द फेथ, उसको इस तरह से। तो इसमें प्रोफेसर जेएल मेहता की किताब है। जेएल मेहता की किताब में मिडिवल इंडिया के ऊपर इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है कि वाई द डिस्ट्रॉइंग ऑफ द टेम्पल्स एंड ऑल्सो ब्रेकिंग ऑफ द आइडल्स वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मोनार्क टू प्रूव हिज लेजिटिमेसी अराउंड, राइट, ओके। उसके बाद जजिया के बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने बताया है कि रेफरिंग टू जजिया, a tax that some sultans imposed on non-Muslim subject to grant them protection and exception from military service. The book says that the tax was a source of major public humiliation and formed a financial and social incentives for the subject to convert to convert into Islam, sir. ठीक है। In the old class 7 book, jizya was described as tax paid by non-Muslims initially along with tax बट लेटर एज अ सेपरेट वन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा सर, ठीक है। जिजिया की कहानी ही आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ऐसा कहते हैं कि जब से ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई तब से लागू करवा दिया गया था जजिया, एंड उसके भी पहले आप देखोगे अरबों के कार्यकाल के अंदर भी मिल जाता है सिंध के अंदर। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, तो भारत के अंदर बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आपको ये मिल जाता था। इनफैक्ट इसके कंटेक्स्ट में प्रोफेसर वीडी महाजन ने जो मिडिवल इंडिया के ऊपर किताब लिखी है उसमें भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि भाई देखो जजिया का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि रिलीजियस प्रेशर डाला जाए, कन्वर्ट किया जाए, या इतने टैक्सेस हाई कर दिए जाए सो दैट लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो सर, ठीक है। तो उसके कंटेक्स्ट में एनसीईआरटी ने क्लैरिटी दिया है और कहा है कि भाई राजाओं के द्वारा ये कार्य किया गया। अकबर, नो डाउट, इसके लिए अकबर को एनसीईआरटी में इस तरह से बताया गया है कि ही हैड अ ब्लेंड ऑफ समथिंग दैट वी आइडेंटिफाई इन द फॉर्म ऑफ ब्रूटलिटी एंड टॉलरेंस, ओके। अब मैं आता हूं कि क्यों ब्रूटल कहा गया और किस तरह से सर, ठीक है। फिर बाबर के ऊपर बताने की कोशिश की गई है। द फर्स्ट मुगल एम्परर, द बुक नोट्स दैट हिज ऑटोबायोग्राफी पॉइंट्स टू हिम एज बीइंग कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, ठीक है। अब अगर आप बाबर के कंटेक्स्ट में थोड़ी बहुत चीजें जानते होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि बाबर ने एक अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक बाबरी सर, ठीक है। तो तुजुक बाबरी एक ऐसी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी जो तुर्की में लिखी गई थी, मतलब तुर्किश भाषा में लिखी गई थी सर, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो तुजुक बाबरी है इसके ऊपर फिर ट्रांसलेशन हुआ जिसे बाबर नामा कहते हैं, राइट। ये जो बाबर नामा की नाम की ट्रांसलेशन होती है ये फारसी में होती है, पर्शियन लैंग्वेज में होती है। और अब्दुल रहीम खान खानम जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे उनके द्वारा ये लिखी गई थी, बाद में मतलब उसके ऊपर ट्रांसलेशन किया गया था। उसके बेसिस के ऊपर से खास करके जितने भी कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लेखन करने वाले लोग थे उन्होंने ये माना था कि बाबर वॉज अ वेरी कल्चर्ड मैन अराउंड सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबर की इंटरेस्ट आप देखोगे फ्लोरा फोना में थी, चारबाग में थी, आर्किटेक्चर को लेके थी, उसको साफ सफाई को लेके था, पर बाबर इतना ही ब्रूटल था सर, ठीक है। अब उसके बारे में मेनली आपको तो कम पता चलता है, बट अगर आप ऑप्शनल पढ़ोगे जैसे जेएल मेहता या सतीश चंद्र साहब की किताब पढ़ लोगे तो उसके अंदर आपको बाबर की ब्रूटलिटी के बारे में पढ़ाया गया है। अब स्टैंडर्ड 8 के कैंडिडेट्स के कंटेक्स्ट में ये चीज ऐड हुई है, यहां ये हाईलाइट किया गया है। क्या लिखा गया है कि बट ही वाज आल्सो ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्करर, स्लॉटरिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, एनस्लेविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर ऑफ स्कल्स। क्या ये सही है? ये सही है। एक्चुअली देखिए दिस वाज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ तुर्को मंगोल प्रैक्टिस, है ना। बाबर अपने आप को तुर्किश ओरिजिन का कहता था, मंगलोड ओरिजिन का कहता था, और वहां पे आपको ये प्रैक्टिस भर भर के देखने को मिलती रहेगी, राइट, ओके। तो वी विल सी कि उसके कंटेक्स्ट में ये चीज यहां पे हाईलाइट की गई है। इन द ओल्ड क्लास 7 बुक बाबर वाज ओनली डिस्क्राइब हैविंग बीन फोर्स्ड टू लिव हिज एंसेस्ट्रल होम। तो इसमें एक एडिशन किया गया है और ये मतलब है ना एक तरह से देखेंगे हिस्टोरिकली बाबर ने खुद भी कहा है। इनफैक्ट बाबर ने अपनी बायोग्राफी में तो अपनी खुद की वीकनेसेस भी बताई है कि उस रात अपन 2 बजे तक पिया सर, बाबर हैड वेरी मच फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग थिंग्स अराउंड, ओके। तो वो चीज यहां पे ऐड कर गई है और बच्चों को के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐड किया गया है। उसके बाद अकबर की रीन के बारे में लिखा गया है सर, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अकबर सेन एज अ रेन एज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटलिटी एंड टॉलरेंस। अब देखिए अकबर के कंटेक्स्ट में 2 चीजें ऐड की गई है और फिर इन्होंने स्पेसिफिकली आगे लिखा गया है ब्रूटलिटी एंड टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि अकबर ने एक साइड के ऊपर दिन्हे इलाई करके एक संप्रदाय बनाया था। वो कह रहा था कि भाई हमें पीस फॉर ऑल, सुल ए कुल की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। बट दूसरी बात आपको ये भी मिलती है ना। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, नई एनसीईआरटी के अंदर अपडेट, कि व्हेन अकबर अटैक द राजपूत फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अकबर ने अटैक किया था, और ही ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ 30,000 और सिविलियंस, ठीक है।
अब ये चीज़ के ऊपर प्रोफेसर ये जे.एल. मेहता साहब की किताब है एडवांस स्टडी ऑफ मिडिवल इंडिया, उसमें पार्ट 2 है पूरा मुगल्स का, और उसमें हल्दी घाटी के बाद की जो घटना है उसका डिटेल में वर्णन किया गया है सर। ठीक है, तो एक गोगोंडा करके एक जगह है, आपको देखने को मिलती है चित्तौड़गढ़ के नजदीक में ही। और जब राणा संगा को महाराणा प्रताप को, सॉरी माय बैड, महाराणा प्रताप को जब रिट्रीट करना पड़ा, व्हेन ही हैड टू रिट्रीट टू द हिली एरियाज ऑफ अरवली माउंटेन्स, वहां 30,000 लोगों का पूरा कत्लेआम हुआ था। फिर राजपूतों ने आके फिर लड़ाई कंटिन्यू रखी और रिकैप्चर किया। तो ये दर्शाता है कि अकबर दोनों की मिक्सर पॉलिसी अपना है। इनफैक्ट अकबर ने इस दौर के अंदर गाजी का टाइटल भी लिया था। वो कह रहा था कि भाई मैं तो जलालुद्दीन गाजी हूं, मतलब मैं एक रिलीजियस वॉर करना है, ऑब्जेक्टिव के कंटेक्स्ट में। वो कह रहा है कि आई एम गोइंग फॉर अ जिहाद एज वेल सर। ठीक है ना, खैर अकबर खुद नहीं लीड कर रहा था, मानसिंह लीड कर रहे थे। ऐसी भी घटनाएं आपको मिलेगी, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है। खैर, पर यहां ऐड किया गया है, ही सेंड मैसेज ऑफ विक्ट्री, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग द नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड बिलोंगिंग टू द टाउन्स एंड बिलोंगिंग टू द इनहेरिटल्स हैव एस्टैब्लिश्ड इस्लाम देयर। मतलब अकबर ये कह रहा है, उसने मैसेज के रूप में कहा है कि मैंने जीत हासिल की और इस्लाम की जीत हुई इस तरह से सर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड द साइन ऑफ इनफिडेबिलिटी फ्रॉम द माइंड्स एंड डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल ओवर हिंदुस्तान। अब देखिए, इस तरह से आप अकबर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अकबर बड़ा क्रूर है, पर दूसरी साइड के ऊपर अकबर को पता था कि भारत की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, खास करके राजपूत जो उसके कोर्ट के अंदर मनसबदार हुआ करते थे, उनका साथ भी लेना था अकबर को। तो इस कंटेक्स्ट में अकबर फिर वैसी ही टॉलरेंस की नीति भी अपनाने की कोशिश करेगा, जिसको आगे शायद एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया गया है, या आप जब क्लासेस में आओगे तो आपको मिलेगा सर। ठीक है, द बुक ऑल्सो नोट्स दैट डिस्पाइट अकबर्स लेटर टॉलरेंस फॉर डिफरेंट, क्या लिखा गया है, अकबर्स डिफरेंट फेथ, नॉन मुस्लिम्स वर केप्ट इन माइनॉरिटी इन हायर इकोलॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, इस तरह की बातें लिखने के पीछे तथ्य होता है सर। ठीक है, अब अकबर के केस में आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, राइट। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर के मंत्री देख लो, फौजदार देख लो, मनसबदार देख लो, कोतवाल्स देख लो सर। ठीक है, इनिशियल पीरियड में अकबर को हमेशा से ये ध्यान रखना था कि वो अपने खास करके नोबिलिटी के जो लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट थे, उनको खुश रखा करे, क्योंकि वो अगर नाराज हो गए तो अकबर का जो साम्राज्य बनाने का सपना है भारत के अंदर वो टूट जाएगा, राइट। तो इसी चक्कर में अकबर ने, वी विल सी, कि तुर्किश नोबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया था सर। ठीक है, और तुर्किश नोबिलिटी मेनली आप देखने की कोशिश करोगे तो हमें पता चलता है कि मुस्लिम ओरिजिन की थी। इनफैक्ट अबुल फजल जो अकबर के कार्यकाल के अंदर उनकी बायोग्राफी लिखते हैं, जिसका नाम था आईन अकबरी सर। ठीक है, यह अकबरनामा थी, उसका एक पार्ट था आईन अकबरी, जिसमें अबुल फजल वन ऑफ द नवरत्न के रूप में थे। तो ये बताते हैं कि भाई अकबर के कोर्ट में कितने लोग थे। तो इसमें मतलब ये फैक्चुअली है, अकबर की पॉलिसी में नो डाउट उसकी टॉलरेंस थी। आप सबको पता ही है, अकबर ने दिन है इलाही करके वी विल सी की एक अपने संप्रदाय की भी स्थापना की थी। वो सूफियों की तरफ गया था। बाद में तो हमें ये भी पता चलता है कि उसने जब इबादत खाना खोला था, तो इबादत खाना के माध्यम से ही हैड ऑल्सो ट्राइड टू सीक द ब्लेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन फ्रॉम डिफरेंट धर्म गुरुस। तो उसमें हिंदू पुरुषोत्तम दास जी गए थे, एक जैन गुरु गए थे हरि विजय सूरी महाराज, देन महर्षि दस्तूर राणा हैड वेंट फ्रॉम नवसारी टू आगरा, और इवन क्रिश्चियन पादरियों को भी बुलाया था जो पोर्चुगीज ओरिजिन के थे। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अकबर के केस में या अकबर के बैकग्राउंड के अंदर, बट या जरूर से आपको चीजें मिलती रहेगी। दूसरी इसके अंदर औरंगजेब के बारे में बताया है। अब देखिए, औरंगजेब इज अ वेरी डिस्प्यूटेड, मतलब आप ऐसे देखा जाए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके कंटेक्स्ट में सर। ठीक है, ऑन औरंगजेब द बुक पॉइंट्स आउट दैट सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट हिज मोटिव्स वर प्राइमरीली पॉलिटिकल एंड दे गिव हिम द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज ग्रांट्स एंड अश्योरेंसेस प्रोटेक्टेड टू टेम्पल सर। ठीक है ना, समझे। तो औरंगजेब के बहुत सारे जो कार्य है वो पॉलिटिकल थे। अब देखिए, हर एक राजा के, है ना, मैं आपको रियल ऑब्जेक्टिव, तो दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए। एक दिखाने के लिए प्रैक्टिकलिटी, और एक पीछे एट द बैक ऑफ द माइंड सर। ठीक है,
औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे और आप हमारे क्लासेस के अंदर भी आएंगे तो जादूनाथ सरकार बहुत ही प्रीमियर, मतलब उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने उनकी धार्मिक नीति को आइडेंटिफाई करके इस तरह से लिखा था कि भाई देखो, औरंगजेब दिखाने के लिए तो ये कह रहा था कि भाई देखो मेरे कोर्ट के अंदर हिंदू, मराठे, अफगान्स और भी मनसबदारों की संख्या होगी, बट इन रियलिटी उसकी जैसे जैसे धार्मिक नीति निकल के उसमें उसको द्रुणा हो रही थी। मतलब ही हैड काइंड ऑफ, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ प्योरिटिनिकल फॉर्म ऑफ वी कैन से थियोक्रेटिक स्टेट। तो इसी के केस में ये चीज लिखी गई है, यहाँ पे इन्होंने यही चीज को हाईलाइट किया है और लिखा गया है कि वाइल पॉलिटिक्स प्लेड अ पार्ट इन डिसीजंस हिज फरमान मेक हिज पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू सर। ठीक है, उसके बाद उस आगे लिखा गया है कि ही ऑर्डर्ड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस टू डिमोलिश स्कूल्स, टेम्पल्स एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एट मथुरा, बनारस, सोमनाथ, जैन टेम्पल्स एंड सिख गुरुद्वारास एज वेल। ओके, अब ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो औरंगजेब के द्वारा बड़ी क्रूअल इंटेंशंस थे। आप सबको पता होगा उसने झरोखा दर्शन बंद करवा दिया था, उसने नए टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया था, पुराने का रिपेयरिंग बंद करवा दिया था, सिख गुरुओं के साथ ज्यादती हो गई है सर, उनके संतानों के साथ जाती हुई है। इसी के कारण सिख संप्रदाय जो है वो रेजिस्टेंस के रूप में आया, राइट। और उन्होंने फिर खालसा पंथ की निर्माण किया, उन्होंने कहा कि अब हम लोग खालसा बनाएंगे, अंडरस्टूड। तो वी विल सी कि अगर इसको हिस्टोरिकल सेंस में देखने की कोशिश करेंगे तो औरंगजेब जो था वो अपनी धार्मिक नीति, और शायद इसी के कारण उनका पतन हुआ है। अब डिक्लाइन शायद इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, बुक एक बार हाथ में आने दे, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे सर। ठीक है, द चैप्टर ऑल्सो रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क अंडर द Delhi Sultanate and the Mughals, the vibrant economic activities between 13th and 17th century। अब देखिए आर्थिक प्रवृत्ति हुई है इस दौर के अंदर, आप देखोगे थर्ड अर्बनाइजेशन की कहानी मिलती है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, सेंट्रल एशिया से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा है, शायद इसको इंक्लूड किया गया होगा। प्रोग्रेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटीज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस इन द लेट 1600s। ओके, इंडियन सोसाइटी शोड एडेप्टेबिलिटी, resilience in building towns, cities, temples and other aspects of economy, it noted sir। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर है मुगलों के कंटेक्स्ट में। अब आगे क्या देखते हैं, दिस चैप्टर इज फॉलोड बाय वन ऑफ द शिवाजी, फॉलोड बाय ऑन दिस मराठास वेयर शिवाजी महाराज, है ना, शिवाजी इज रेफर्ड एज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट एंड विजनरी सर। ठीक है ना, अब देखिए शिवाजी के ऊपर है ऑलमोस्ट ये जो आपकी किताब थी अवर पास 2 के कंटेक्स्ट में, उसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सर। ठीक है ना, तो वी विल सी कि इसके कंटेक्स्ट में इन्होंने ज्यादा हाईलाइट कराने की कोशिश की है। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज कल्चरल डेवलपमेंट, शिवाजी वाज अ डिवोट हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स व्हाइल अपहोल्डिंग हिज ओन। ही सेड दैट एडिंग दैट ही रीबिल्ट द डेसिक्रेटेड टेम्पल्स। यस, अब मराठाओं के केस में आपको ये मिलता रहेगा, इवन बाद में भी अहिल्याबाई होलकर जैसी मराठा क्वीन देखने को मिल जाएगी जिन्होंने जाके काशी विश्वनाथ का जो आज का मंदिर है, क्योंकि औरंगजेब के कार्यकाल में उसको ध्वस्त कर दिया गया था और वहां पे विल्सी की मॉस्क का निर्माण किया गया था, तो उसके ऊपर भी काम किया है सर। ठीक है, सो द ओल्ड बुक हैड सेड शिवाजी हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द न्यू बुक व्हिच बिगिंस विद द दिल्ली सल्तनत and goes up to the colonial era is preceded by a note on the history's darker period sir। ठीक है, अब देखिएगा कि डार्क पीरियड किसको कहते हैं भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में, है ना। तो एक ऐसा पीरियड जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, एक ऐसा पीरियड जहां विदेशी आक्रमण हो, एक ऐसा पीरियड जहां लड़ाइयां हो रही हो, जहां इकोनॉमिक डिक्लाइन हो, कल्चरल डेवलपमेंट ना हो, इसको नॉर्मली कॉलोनियल हिस्टोरियंस डार्क कहते थे। मिडिवल एरा के केस में इसको सामान्यतः जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ से हिस्ट्री लेखन हुआ था पहले, उसमें नहीं कहा गया था। अब यहां पे लिखते हैं कि रेफरिंग टू द डार्कर पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन वॉर, अब्यूज, fanaticism, bloodshed dominate the landscape, the note explained that it is important to study darker development dispassionately। देखिए ये शब्द है, without blaming anyone living today for them। सिंपल चीज है ना यार, बाबर की हुई गलती आज का कोई व्यक्ति क्यों भुगते। वही कहानी अशोक के द्वारा, जैसे ये तो चलो मिडिवल इंडिया की किताब है, पर अगर आप एंशिएंट इंडिया की टेक्स्ट को उठा के देख लोगे, यू सी द बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको घटनाएं देखने को मिलती रहेगी। से अशोक के द्वारा बहुत बड़ा किलिंग हुआ है सर। ठीक है, अच्छा, चोलों के बीच में और चालुक्यस के बीच में लड़ाई होती थी तो बहुत बार सिटीज के ऊपर टारगेट किया है, पॉपुलेशन लॉस हुआ है सर। ठीक है, तो उन सब के कारण क्या हम लोग को किसी एक व्यक्ति को, समुदाय विशेष को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रैशनैलिटी दर्शाती है। देखिए हिस्ट्री को हमेशा तार्किकता से आपको समझना चाहिए सर। ठीक है, यू आर सपोज टू सी हिस्ट्री फ्रॉम द रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स इट। ओके ना, यही चीज ये बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ क्रूअल वायलेंस, अब्यूजिव मिसरूल
और मिसप्लेस्ड एम्बिशंस। ओके, आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी, ऑफ पावर इज द बेस्ट वे टू हील द पास्ट एंड बिल्ड द फ्यूचर। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि भाई अगर आप प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में या देखने की कोशिश हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, तो ये क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्रिकल ओरिजिन ऑफ क्रूअल वायलेंस, मतलब वायलेंस का ओरिजिन कहां से हो रहा है, अब्यूजिव मिसरूल और मिसप्लेस्ड एम्बिशंस। ओके, बहुत राजा ऐसे हैं मिसप्लेस्ड एम्बिशंस ऑफ पावर सर। ठीक है, इज द बेस्ट वे टू हील द पास्ट एंड बिल्ड अ फ्यूचर वेयर होपफुली दे विल हैव नो प्लेस। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है सर। ठीक है, देखिए रियलिटी तो यही है ना, अगर आप इतिहास के केस में भी देख लो सर। ठीक है, कि इतिहास में बहुत बार राजाओं के बीच में लड़ाई हुई है। अब लड़ाई के पीछे का कारण क्या है, एम्बिशन है, राइट और रॉन्ग, है ना। राजाओं के बीच में बहुत बार क्रूअल्टी हो गई है, उसको समझो। उसको समझने के बाद ये टेक्स्ट ये कह रही है कि प्लीज मेक श्योर कि उसको रिपीट ना करे, वी डू नॉट रिपीट देम अराउंड सर। ठीक है, वो रिपीट करेंगे तो अल्टीमेटली हमको हमारे लिए ही नुकसान है सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखता है सर, ठीक है ना, सिमिलरली आगे लाइन लिखी गई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं व्हाट हैज बीन रिटन। लिखा है कि मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, अपन इस साइड आ जाते हैं सर। ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा दिख पाएगा। खैर अब देखिए कि क्या लिखता है, सिमिलरली आफ्टर द सेक्शन ऑन द मुगल रूलर्स the book notes that some of the invaders and the rulers mention about committed terrible deeds and atrocities। ओके ना, मतलब कुछ राजाओं के द्वारा बहुत सारे अत्याचार किए गए। अब देखिए राजा साम्राज्य के निर्माण के समय बहुत बार ज्यादती करते थे। 8वीं कक्षा के बच्चों को बेसिकली इसकी इम्प्रिंट्स बहुत ही मतलब प्रिजुडाइज के रूप में हो सकती है, इसके लिए ये उन्होंने दिया है। पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेरे हिसाब से इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं कि भाई वी शुड नॉट रिपीट देम अराउंड सर। ठीक है ना, हमें उसको पुनरावर्तन नहीं होने देना है। कोई भी मतलब इतिहास से बायसनेस हमें नहीं रखनी है कि भाई ये राजा ने किया है, क्यों किया होगा, वो समझ जाओ और फिर दूसरी बार वो गलती ना हो सर। ठीक है ना, भविष्य के अंदर उसके कंटेक्स्ट में इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट we today bear no responsibility for action of individuals that had individual hundreds of years ago sir। ठीक है ना, कि भाई देखो हमें ध्यान रखना है कि कोई राजा के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा कुछ भी कार्य किया गया हो, कोई आचरण किया गया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आज भी उसके साथ वही लेना देना है सर। ठीक है, और इसी के कारण वी विल सी कि एनसीईआरटी आगे लिखती है कि एज आस्क फॉर अ रिस्पॉन्स ऑन द रेफरेंसेस टू द अटैक्स ऑन टेम्पल्स एंड ब्रुटलिटी सम ऑफ द मुगल रूलर्स, द एनसीईआरटी सेड। एनसीईआरटी क्या कहती है देखिए सर। ठीक है ना, यहाँ आगे बता रहा हूँ, द इवेंट डिड हैपन एंड लेफ्ट, है ना, एंड मेनी मोर इवेंट्स डिड हैपन and left their mark on the Indian history. The rationale for including them has been explained, है ना, in the note on some darker periods in history. The historical account given, while it does not sanitize history, is balanced and entirely evidence based। देखिए फिर से कह रहा हूँ, अब आप पूछोगे कि सर ये चैप्टर में दिया होगा, ये तोड़ा वो तोड़ा, है ना, इस तरह से कार्य किया गया है राजाओं के द्वारा, इसके पीछे हमारे पास कोई सोर्सेस है हिस्ट्री में, तो याद रखिएगा, देखो हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटर्न द सोर्सेज अराउंड, राइट। सो देर आर हिस्टोरिकल सोर्सेज, लिटरेचर के सोर्सेज है, देर आर सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से इंस्क्रिप्शंस, देर आर सोर्सेज जो कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं, कोर्ट ऑथर्स के द्वारा लिखे गए। खिलजी के कैंपेन के ऊपर ज़ियाउद्दीन बारनी ने हाईलाइट किया हुआ है, अकबर के कैंपेन के ऊपर आप देखोगे अबुल फजल ने लिखा हुआ है, बदाऊनी जैसे, मुल्ला बदाऊनी जैसे ऑथर्स इसके बारे में लिखेंगे। तो देर आर कंटिन्यूसली हिस्टोरिकल मेंशन से रिलेटेड टू, तो शायद इसी के कंटेक्स्ट में ये चीज ऐड की गई है। आगे क्या लिखता है, द एम्फेसिस इज ऑन ऑनेस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री, और फिर ये भी बोला गया है कि द हिस्ट्री इज व्हाइल इट डज नॉट सैनिटाइज इट। ओके ना, अब देखिए ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कि हमको हिस्ट्री को सैनिटाइज नहीं करना, मतलब है ना, राजा के कर्म किए गए, राजा के द्वारा कुछ एक्शंस किए गए हैं, तो हमें उसको उस तरह से नहीं दिखाना है कि भाई देखो राजा के द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये मतलब है ना, हम उसको हटा देते हैं या उसको इरेज कर देते हैं, नहीं, वी वांट टू कीप इट एज इट इज। ओके, पर वो बैलेंस होना चाहिए, पहली बात, बायस नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, समझने के पॉइंट ऑफ से भी सर। ठीक है, और दूसरी कहानी इन्होंने इसके अंदर आगे ये भी बताने की कोशिश की गई है कि नो वन शुड बी हेड रिस्पॉन्सिबल, है ना, फिर से इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि भाई देखो कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, तब की बात तब, है ना, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी सर। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द न्यू टेक्स्ट बुक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द एनईपी 2020 एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2023। दे आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन द होली न्यू अप्रोच बट ऑल्सो न्यू सिलेबस एज वेल। आगे की बात लिख दी है सर। ठीक है, और बागे आके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि भाई हमने नई नई चीज़ों को शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड 8 की किताब है, इसी के अंदर इन्होंने
इंटरेस्टिंगली सेम वस्तु टीपू सुल्तान के केस में भी दी गई है सर, ठीक है, कि जहां इन्होंने बताया है कि कॉलोनियल पीरियड के हिस्टोग्राफी के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए और क्या क्या चीज़ें नहीं की जाए सर, ठीक है। तो आपको इंटेंशन ये है कि आप ये जो नई एनसीईआरटीज है ये ऑलमोस्ट अब मार्केट में अवेलेबल हो गई है। हम इसके ऊपर एक बार थोड़ी स्टैंडर्ड 8th की किताब भी आ जाने दो, 6th और 7th की तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। 8वीं की ये जो किताब है जिसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी हुई है वो भी एक आध दो दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो आई ट्राई टू सी द ब्लेंड ऑफ द बुक्स एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि भाई हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ से कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अवर पास्ट की किताब आती थी, अवर पास्ट 3 है ना, जो स्टैंडर्ड 7th में आती थी, उसमें मिडिवल इंडिया ज्यादातर कवर होता था। अब कहानी आपको इस तरह से देखने को मिल रही है कि इसने स्टैंडर्ड 8th में ऐड कर दिया है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एनसीईआरटी का एक मैंने फाउंडेशन सीरीज भी पहले बनाई थी, तो आई ट्राई टू मेक देम अराउंड एंड फिर उसके बाद ये जो टीपू वाला जो टॉपिक है थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा कर देंगे। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको वापस मिलूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। आप हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स में आइए। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, यस आई टीच हिस्ट्री ऑप्शनल, और मेरे साथी एजुकेटर्स भी आपको अलग सब्जेक्ट्स, अगर आप ऑप्शनल में दूसरे सब्जेक्ट प्रेफर कर रहे हो, वो चाहे पबेड हो, ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, पीएसआईआर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी ऑप्शनल के साथ तैयारी कर सकते हो। अभी 30,999 के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ये कोड को यूज़ करिएगा, ना यूज़ करना ना भूलिएगा, PN लाइव। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।